हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हिंदी से संबंधित है। दूसरी बात, ये जो सारी वीडियो है इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, उस पे भी ये अपलोड है, आप जाकर इसको कंटिन्यू देख सकते हो। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त है, उनका अन्य नाम की बात करें तो इसको दद्दा कहा जाता है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैथिली शरण गुप्त का अन्य नाम क्या है? दद्दा। जन्म की बात करें 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये महत्वपूर्ण कवि है, इनकी जो सारी डिटेल आपको याद रखनी है। जन्म 1886 ईस्वी, चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश, ये सारा याद रखना है। मूल नाम की बात करें इनका तो मिथिलादीप नंदिनी शरण था। देखिए कितने इनके नाम हो गए अलग अलग। उपनाम है इसका ऋषिकेंद्र। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त इनका नाम है। अन्य नाम की बात करें तो इसको दद्दा भी कहा जाता था। मूल नाम इनका मिथिलादीप नंदिनी शरण था और उपनाम इसका ऋषिकेंद्र है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखनी है। सारे उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मृत्यु है 1964 ईस्वी। तो 1886 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। काव्य गुरु है इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी काव्य गुरु है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। प्रमुख रचनाओं की बात करें, रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, ये मोस्ट रचना भारत भारती राष्ट्रीयता की भावना से लिखी गई। शकुंतला 1923 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी और अनग 1925 ईस्वी। आगे देखिए और भी रचनाएं हैं। अब देखिए जो पीछे रचनाएं आई थी उनका मैंने एक सूत्र बनाया है, आगे वाली रचनाओं का अलग बनाया। यहाँ पर जो सूत्र बनाया वो है आरजे भारत शक की पंचवटी अनग। आरजे भारत शक की पंचवटी अनग। अब इस आरजे का मतलब क्या होता है? तो हमारे जो पहली रचना आई थी रंग में भंग, रंग में भंग, तो उसका हमारे को आर लेना है। रंग में भंग, जे का मतलब हो जाएगा जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, तो वो 2 नंबर की होगी। अब भारत है तो इससे हमारा भारत भारती हो गया, भारत भारती। शक का मतलब हमारा शकुंतला हो गया, शक का मतलब शकुंतला हो गया। और पंचवटी का उसमें पंचवटी दे रखा है और अनग का मतलब अनग है। तो अब इसको है ना, ये आरजे भारत शक की पंचवटी अनग, इस प्रकार आपको याद करने से आपको रचनाएं याद रह जाएगी। रंग में भंग रह जाएगा, भारत भारती रह जाएगा, जयद्रथ वध, ये सारी रचनाएं आपको पता रह जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। परंतु मैंने इसको सूत्र में बनाने का जो मेन रीजन है वो है कि आपको इसका क्रम पूछा जाता है। इसकी जो प्रकाशन की डेट है वो कम पूछते, परंतु इनका क्रम पूछा जाता है। निम्न रचनाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में इसे सेट कीजिए। तो आरजे भारत शक की पंचवटी अनग, इस प्रकार करने से आपको भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, अनग, ये क्रम से याद हो जाएगा और वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आगे देखिए झंकार 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1933 ईस्वी और द्वापर 1936 ईस्वी। इनका भी मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है। झंकार सा यश द्वार पर 29/223, ये कोड नंबर बनाए इन रचनाओं की जो प्रकाशन की डेट है उनके हिसाब से। यानी जैसे झंकार है तो वो 1929 में, तो 19 तो आपको सभी में याद रह जाएगा, 1929 है। फिर उसके अंदर हम 2 ऐड करेंगे तो 1931 में साकेत हो जाएगा, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो 1933 में यशोधरा हो जाएगा और फिर 3 ऐड करेंगे तो 1936 में हमारा द्वापर हो जाएगा। और झंकार का मतलब झंकार, सा का मतलब साकेत, यश का मतलब यशोधरा और द्वार का मतलब द्वापर। तो देखिए झंकार सा यश द्वापर। तो अब इसको 2 आपको लाइनें याद करनी है। 2 लाइनों के अंदर आपके जो मैथिली शरण गुप्त की जो ये रचनाएं हैं उनका क्रम आपको याद हो जाएगा। आरजे भारत शक की पंचवटी अनग और साकेत सा
सॉरी झंकार सा यश द्वार पर। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी, तो इनको आप अच्छे से इन सूत्रों के माध्यम से याद कर लीजिए। फिर है हमारा नहुस 1940 ईस्वी, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी। यानी कुछ रचनाएं जिसको आपको सीधे सीधे, क्योंकि एक दो जो रचनाएं होती है उनका तो आपको ये जो प्रकाशन डेट है वो याद रह जाती है, सभी की नहीं रहती है। तो नहुस 1940 ईस्वी में, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी में, तो आपको ये याद रह जाएगी और इनका आपको कोड याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इसके बाद में है। तो आपको इसको दो सूत्र याद करने, दो रचनाओं के नाम याद कर लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगी। आगे देखो, इनके खंडकाव्य 19 व महाकाव्य 2 है। यानी इनके खंडकाव्यों की संख्या वो 19 है और महाकाव्यों की संख्या वो 2 है। साकेत का अभिप्राय अयोध्या से, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। साकेत का मतलब है, तो साकेत का जो मतलब है वो अयोध्या से है, अयोध्या को इन्होंने साकेत कहा है। इनकी रचना भारत भारती को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, क्योंकि भारत भारती रचना है वो एक राष्ट्रीय भावना से लिखी गई रचना थी, तो इसलिए अंग्रेज सरकार ने इसको जब्त कर लिया था। क्योंकि जो जनता है उस जनता में जागृति आ रही थी, जनता में जोश पैदा हो रहा था, तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहे थे, तो इसलिए अंग्रेजों ने जो इनकी भारत भारती रचना इसको जब्त कर लिया था, इस पे बैन लगा दिया था। भारत भारती रचना के कारण ही इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। मोस्ट है ये लाइन, यानी जो भारत भारती रचना लिखी इन्होंने, तो मैथिली शरण को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, इसलिए ये राष्ट्र कवि कहलाते मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी का प्रिय छंद हरि गीतिका है। मोस्ट है, एक होता है गीतिका और एक होता है हरि गीतिका। तो हम जो छंद पढ़ेंगे वहां देखेंगे, एक होता है हरि गीतिका और एक होता है गीतिका। तो हरि गीतिका उसके अंदर हमारे 28 मात्राएं होती है। हरि गीतिका में कितनी होती है? 28 मात्राएं होती है। और हमारा गीतिका होता है उसके अंदर 26 मात्राएं होती है, जिसको हम अच्छे से जो छंद पढ़ेंगे उस टाइम अच्छे से इसको देखेंगे। गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन दत्त के उपन्यास मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किया। यानी गुप्त जी ने जो माइकेल मधुसूदन है उसका एक उपन्यास था, ठीक है, मेघनाथ वध, उसका हिंदी में अनुवाद किया था। नर हो न निराश करो मन को गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है। नर हो न निराश करो मन को, यानी जो मानव है उस मानव को इन्होंने आधार बनाकर उनके बारे में लिखा है कि नर हो न निराश करो मन को। अगर आप मनुष्य हो तो अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। रसवंती, सामधेनी, किसान, विकट भट्ट, जय भारत इनकी अन्य रचनाएं हैं। कार्ल मार्क्स की पुत्री जेनी पर गुप्त जी ने जैनी नामक रचना की। यानी जो कार्ल मार्क्स है उस कार्ल मार्क्स की एक पुत्री है जेनी, उसके नाम से इन्होंने जैनी नामक एक रचना लिखी है। गुप्त जी पहले वैश्योपकारक पत्र में अपनी रचनाएं छपवाते थे, फिर सरस्वती में रचना छपवाने के लिए रसिकेंद्र नाम से एक ब्रज भाषा में रचना लिखी, जिसे द्विवेदी जी ने छापने से मना कर दिया। कहने का मतलब जो गुप्त जी है वो पहले जो अपनी जो रचनाएं वो कहां पे प्रकाशित करवाते? वैश्योपकारक पत्र में। तो ये पत्र आपको अच्छे से याद रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि सरस्वती में मैथिली शरण गुप्त ने सरस्वती में पत्रिका छपवाने से पहले किस पत्र में संपादन कार्य करवाते थे? तो कहने का मतलब वो वैश्योपकारक पत्र है। बाद में इन्होंने सरस्वती में रचना छापने के लिए भेजी। जब सरस्वती में रचना छापने के लिए भेजी उस टाइम महावीर प्रसाद द्विवेदी वो सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे, तो इन्होंने रसिकेंद्र नाम लिखकर जो रचना भेजी, तो साथ में ये भी कहा कि रसिकेंद्र बनने का जमाना अब लद गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनकी जो रचना थी उस रचना को छापने से मना कर दिया। वो कौन सी रचना थी? ब्रज भाषा में थी, तो उसको छापने से मना कर दिया। और इन्होंने इनको कहा कि जो ऋषि केंद्र बन रहे हो आप, वो ऋषि केंद्र बनने का जमाना है अब पुराना हो चुका है, लद चुका है, उसका टाइम चला गया है। तो ये कहकर उस रचना को इन्होंने
छापने से मना कर दिया था। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना किया था, क्योंकि वो सरस्वती पत्रिका के उस टाइम संपादक थे। और रचना किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त की थी, जो ब्रज भाषा की रचना थी। इसके बाद खड़ी बोली में हेमंत रचना लिख कर भेजी, यानी जो ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना थी, जिसके अंदर नाम इन्होंने अपना ऋषि के अंदर रखा था, तो उस रचना को छापने से मना कर दिया था। तो उसके बाद में इन्होंने खड़ी बोली में लिखा, और खड़ी बोली में जो रचना लिखी गई थी वो रचना थी हेमंत। आगे थे गुप्त जी की खड़ी बोली की प्रथम रचना हेमंत 1905 ईस्वी सरस्वती में प्रकाशित हुई। यानी सर्वप्रथम जो सरस्वती, पहले वैश्य कारक पत्र है उसमें ये अपनी रचना छपवाते थे। बाद में इन्होंने सरस्वती में जो रचना छापने के लिए भेजी, जो ब्रज भाषा में थी, उसको छापने से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मना कर दिया था। तो उसके बाद में इन्होंने जो प्रथम जो खड़ी बोली में रचना लिखी थी वो हेमंत थी, 1905 ईस्वी में, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पूछा जा सकता है कि जो मैथिली शरण गुप्त है, उस मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो वो हेमंत है, 1905 ईस्वी में। पहली काव्य रचना रंग में भंग, ये प्रथम रचना है खड़ी बोली में छपने वाली। और प्रथम जो काव्य रचना हुआ है रंग में भंग 1909 ईस्वी, तो 1905 में वो तो हेमंत है खड़ी बोली में। और पहली जो काव्य रचना हुआ रंग में भंग 1909 ईस्वी, जो लघु खंड काव्य, अलग अलग तरीके से आपको अच्छे से इनको याद रखना है। प्रसिद्ध काव्य रचना भारत भारती, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 ईस्वी में काशी में महात्मा गांधी द्वारा, यानी का मतलब 1912 के अंदर जो भारत भारती है वो प्रकाशित हुई थी। और 1912 में प्रकाशित होने के बाद में ये इतनी फेमस हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई कि 1936 ईस्वी में काशी के अंदर महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी गई। वैश्योपकारक पत्र कोलकाता से प्रकाशित होता था, यानी जो वैश्योपकारक पत्र है वो कोलकाता से प्रकाशित होता था। और हमारा जो सरस्वती पत्र है वो कहां से? वो इलाहाबाद से। पहले वो काशी से प्रकाशित हो रहा था, परंतु जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जब इसके संपादक बने तो उन्होंने इसको प्रकाशन कहां से करवाना प्रारंभ किया? इलाहाबाद से। तो वो इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका वो इलाहाबाद से प्रकाशित हो रही थी। और हमारा वैश्योपकारक पत्र है वो कोलकाता से प्रकाशित हो रहा था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास का, ये लाइन भी मोस्ट है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, इन्होंने इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। अब इसके बाद में आगे साकेत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। तो साकेत है वो एक महत्वपूर्ण रचना है, और साकेत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसको हम एक क्लास में अलग देखेंगे। इस क्लास के अंदर हम इतना ही देखेंगे। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट, वो गलती नजर आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो भी आप लाइक करिए, ठीक है। और अगर पसंद ना आती है, किसी भी प्रकार की आपको कमी रहती है, तो उसको भी मेरे को अवगत कराइए। आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।